प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपीआई जीएसपीआई के इस ऑनलाइन बैच में, जहाँ पे कंप्लीट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब के ऊपर। तो हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं मैथमेटिक्स के। आज जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, पर जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि इस चैप्टर को हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के ऊपर करेंगे। यानी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको ऐसी भी देखने को मिलें जो अभी तक आपने सुनी ना हो बोर्ड पर्सपेक्टिव से। अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हो सकता है वो चीज़ें आपने नहीं सीखी हो अभी तक। जैसे सीबीएसई से कोई बच्चा आता है, कुछ स्टेट बोर्ड से बच्चा आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कुछ नई भी डिफरेंट भी आपको सीखने को मिले, जो कि हम ये मानते हैं कि एसपीआई में आ सकती हैं। ये टोटल जो आपका सिलेबस है वो टोटली ओरिएंटेड टू एसपीआई रखा है हमने। जो भी एसपीआई एक पेपर रिलीज करता है ना, जिसको बोलते हैं वो डेमो पेपर होता है, तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जितने भी टाइप्स जो भी उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो पिछली बार भी हमने ये कोर्स दिया था आपको, पर पिछली बार जो कुछ कोर्स का कुछ पार्ट था वो यूट्यूब के ऊपर गया था और कुछ पार्ट हमने ऐप के ऊपर सेल किया था। पर इस बार ये कंप्लीट जो जो भी आपका टॉपिक होने वाला है, जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स के हैं चाहे वो अदर सब्जेक्ट के हैं, सारे के सारे आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हम देने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सिंपलेस्ट टॉपिक है। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करके समझोगे तो सबसे सिंपलेस्ट लगेगा। तो देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे, साथ साथ में आपने ना 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा। इट मीन्स कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो बच्चे को याद भी होती हैं, क्योंकि बहुत गैप नहीं बना होता ना आपका भी पढ़ाई का। तो आपको कुछ चीज़ें याद भी होंगी, कुछ चीज़ें हम रिवाइज करेंगे साथ साथ में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ 2D प्लेन। और इस 2D प्लेन का नाम होता है बच्चे कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन वैसे तो हर एक कोई बच्चा जानता है कि कार्टेशियन प्लेन इज द 2D प्लेन इन विच हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, एंड दिस प्लेन डिवाइड द होल प्लेन इनटू द 4 क्वाड्रेंट्स, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को जानते हैं, पर कुछ चीज़ें हो सकता है यहाँ पे भी आप मिस कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा है, क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है। पहले तो इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। तो इट इज़ द 2D प्लेन, यानी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट यूज्ड अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस टू प्लॉट द पॉइंट्स। जहाँ पे हम और हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। हम इन दोनों एक्सिस का यूज करते हैं टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन। ठीक है, 2D प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस 2D प्लेन या दिस कार्टेशियन प्लेन आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करोगे। तो इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास आपके लिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने के लिए वो समझे। एक तो ये सीखें कि जब भी 2D प्लेन डिवाइड होता है यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, बहुत बार इसको एक्स लिखा जाता है, इसको एक्स डैश से डिनोट किया जाता है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस डिनोटेड बाई वाई एंड नेगेटिव वाई एक्सिस डिनोटेड बाई वाई डैश, राइट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि अगर मैं बात कर लेता हूँ भाई क्वाड्रेंट की, आपने अभी अभी मैंने आपको बताया था 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब ऑलरेडी आपको पता है कि 2,3 में रिप्रेजेंट करूंगा तो एक्स की तरफ 2 कदम चलूंगा, वाई की तरफ पॉजिटिव 3 कदम चलूंगा, तो 2,3 दोनों के दोनों पॉजिटिव फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, यानी एक्स भी नेगेटिव आएगा, वाई भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव। और लास्ट जो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई क्या रहेगा बच्चे, नेगेटिव रहेगा। क्योंकि जितने भी पॉइंट्स अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ 2,-3 ड्रॉ करो, तो आपके कौन से प्लेन में आएगा बच्चे, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अगेन मैं बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगी। एक तो मैं बोलूंगा याद करने का तरीका, एक मैं बोलता हूँ समझने का तरीका, है ना। तो याद करने का तरीका क्या है भाई, याद करने का तरीका ये है कि जब भी एक्स एक्सिस की क्वेश्चन पूछी जाए तो उससे उल्टा सोचना है। पूछा एक्स एक्सिस की क्वेश्चन जाएगा, सोचना वाई एक्सिस के बारे में। यानी एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन बनती है, ये आपके पास कंप्लीट एक्स एक्सिस है, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू 0। क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 0। और जो y एक्सिस की इक्वेशन है
उसमें भी उल्टा सोचना है, वाई एक्सिस की इक्वेशन बनती है x इज इक्वल टू 0, याद हो जाएगा क्या? अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर आप जितने भी पॉइंट्स मार्क करोगे उनमें y की वैल्यू 0 होती है। y कौन सा? पॉइंट वाला y। जैसे जितने भी पॉइंट्स आप एज्यूम कर लो x एक्सिस के ऊपर, आपने ये वाला पॉइंट एज्यूम किया, इसका नाम होगा भाई 3,0, 3,0 ही होगा ना। तो मैं 3,0 अगर बोल रहा हूँ तो मतलब इसका इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या रहा है? 0 रहा है। इस पॉइंट की बात करूं, ये बोलोगे आप -3,0 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट -6,0 आ गया, ये वाला पॉइंट अगेन 6,0 आ गया। तो जितने भी पॉइंट आप एज्यूम कर लेते हो ऑन द एक्स एक्सिस, वो सारे के सारे पॉइंट की एक खास बात होती है कि उसमें बाई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 0 रहती है। बाई पॉइंट की वैल्यू 0 रहती है, बाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 रहती है। तो हमने एक्स एक्सिस की इक्वेशन को बना दिया y इज इक्वल टू 0। बस इतना याद रख लोगे, काम बन जाएगा, राइट। अगर कोई मेरे से पूछ ले कि बाई एक्सिस की इक्वेशन बताओ, तो बोलने को तो बाई एक्सिस है, सोचना अपोजिट है। तो उसका जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों आएगा भाई? क्योंकि बाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उसमें 0 जो कोऑर्डिनेट होता है, मतलब x जो कोऑर्डिनेट होता है वो ऑलवेज इज इक्वल टू 0। जैसे इस पॉइंट की बात करें, ये वाला पॉइंट आएगा 0,4, इस वाले पॉइंट की बात करें 0,7, इस वाले पॉइंट की बात करें 0,-3, इस वाले पॉइंट की बात करें 0,-6। तो आपने देखा जितने भी पॉइंट मैंने एज्यूम किए वाई एक्सिस के ऊपर, हर एक पॉइंट में एक खास बात थी कि उस हर एक पॉइंट में x कोऑर्डिनेट क्या था? 0। तो हमने उसकी इक्वेशन क्या बना दी? x इज इक्वल टू 0। इतना सा याद रखोगे, आपका काम बन जाएगा भाई ना, ज़्यादा डिटेल में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो ये ध्यान रखें कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। थर्ड ये याद रखें कि कभी भी x इज इक्वल टू a का ग्राफ पूछ ले, यानी x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ पूछ ले, x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ पूछ ले, इट मीन x इज इक्वल टू 4 का मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें x की वैल्यू हमेशा क्या रहे? 4। x इज इक्वल टू 5 का ग्राफ यानी ऐसा ग्राफ जिसमें x की वैल्यू हमेशा क्या रहे? 5। y इज इक्वल टू -3 का ग्राफ यानी ऐसा ग्राफ जिसमें y की वैल्यू हमेशा क्या रहे? -3 ना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू a का जो भी ग्राफ होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होता है। अब इसको आप कैसे समझोगे? सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया, x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाने के लिए मैंने बोल दिया। तो x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ मैं जब आपसे बनवाऊंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश रहेंगे जिसमें x की वैल्यू हमेशा क्या रहे भाई? 4 रहे। तो हम सिंपली एक कार्टेशियन प्लेन ले लेंगे, 2D प्लेन। अब x इज इक्वल टू 4 का हमें ग्राफ चाहिए, तो x इज इक्वल टू 4 के लिए मैं आ रहा हूँ भाई, x इज इक्वल टू 4 कहाँ पे आएगा? 1 2 3 और 4, ये 4 है। तो एक ऐसी लाइन जिसपे x की वैल्यू हमेशा क्या रहे? 4, वही उसका क्या होगा? ग्राफ होगा। तो आप ये समझ गए कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 4 रहेगी, राइट। तो ग्राफ बन गया। और इसमें मैंने क्या गलत बोला कि x इज इक्वल टू 4 का जो ग्राफ है वो पैरेलल टू क्या रहेगा? वाई एक्सिस रहेगा। बात तो भाई बिल्कुल सही है। x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ले लो, x इज इक्वल टू -2 का ग्राफ लोगे, तो x इज इक्वल टू -2 का ग्राफ कहीं ना कहीं आपका यहाँ से होके जाएगा भाई 1 और -2। तो -2 से जो ग्राफ होके जाएगा वो आएगा x इज इक्वल टू -2 का ग्राफ। तो ये हमेशा क्या आएंगे भाई? पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर y एक्सिस की इक्वेशन को तुम x इज इक्वल टू 0 बोलोगे तो x इज इक्वल टू 2 लिखो, x इज इक्वल टू 5 लिखो, x इज इक्वल टू 10 लिखो, वो सारे के सारे ग्राफ आपके पैरेलल टू y एक्सिस होंगे। ये उसका प्रूफ रहा, राइट। तो जैसे मैंने ये वाला पॉइंट आपको याद करवा दिया, नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी याद कर लोगे कि इफ y इज इक्वल टू a या y इज इक्वल टू b या y इज इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू -10, वो सारे के सारे जो ग्राफ बनेंगे पैरेलल टू क्या बनेंगे? x एक्सिस, बिकॉज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ भी पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ भी पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। नहीं है तो एक बार एग्जांपल लेके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू -3 का ग्राफ मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो अगेन आप देखोगे y एक्सिस में 1 2 3, तो जो -3 आएगा आपके पास लाइन में हमेशा y की वैल्यू -3 रहेगी इस वाली लाइन पे, राइट। तो y इज इक्वल टू -3 का ग्राफ किसके पैरेलल बना भाई? x एक्सिस के पैरेलल बना। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में ऐसी छोटी छोटी सी चीजें बन जाती हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस या व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो हमेशा बच्चा क्या सोचता है कि y एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, वो गलत है। y एक्सिस की इक्वेशन अपोजिट सोचना है, x एक्सिस की इक्वेशन अपोजिट सोचना है। x इज इक्वल टू a किसके पैरेलल होगा? x है तो x के पैरेलल नहीं होगा, किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा। y इज इक्वल टू 5 किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के पैरेलल होगा। उसके प्रूफ भी मैंने दिए, उसके ग्राफ कैसे बनते थे ये भी मैंने आपको बता दिया, राइट। थोड़ा सा
और आगे प्रोसीड करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। हमेशा बहुत सारे बच्चों को पता होगा भाई, है ना, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। आई थिंक ये भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं उसको एब्सिसा बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा -2,3, -2,3 में एक्स कोऑर्डिनेट इज -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 3। -2,3 में एक्स कोऑर्डिनेट इज -2, वाई कोऑर्डिनेट इज 3। तो एब्सिसा क्या है, -2, ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा। तो द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, है ना। तो जल्दी से की पॉइंट्स बनाते चले जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट इज 0 ऑन वाई एक्सिस। बिल्कुल सही बात है भाई कि वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स ले लो आप, जितने भी पॉइंट्स ले लो वाई एक्सिस पे, एब्सिसा की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 0,2, 0,-3, 0,10, 0,-5 है ना, सारे के सारे पॉइंट ऑन वाई एक्सिस when the abscissa is equal to 0। तो बिल्कुल सही बात है, abscissa of every point is 0 on the y axis and ordinate of every point is 0 on the x axis। कि x axis पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 होगा। और वो दिखती सी बात है बच्चे, अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इसको रटना नहीं है, माइंड में एग्जाम्पल सोच लो। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट सोच लो, उसमें आप ये देखोगे कि जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होंगे उनका ऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ऑर्डिनेट आप समझ गए ना। और अगर मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपके पॉइंट सारे के सारे वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, तो जितने भी पॉइंट्स वाई एक्सिस के ऊपर होंगे उन सब में एक खास बात हो रही होगी बच्चे की, जितने भी पॉइंट वाई एक्सिस पे हैं उनके जो आपके पास एब्सिसा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इज 0,0। बहुत सारे बच्चों को पता होगा पर कुछ बच्चों को पता भी नहीं होता, तो मैंने लिख दिया, है ना, इजी टॉपिक, इजी पॉइंट। द एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। एक्सिस जो होगी वो 4 क्वाड्रेंट्स में प्लेन को डिवाइड करेंगे। उनके साइन क्या क्या होते हैं क्वाड्रेंट के, वो मैंने पीछे लिखा था पिछले वाली स्लाइड पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहे आपके सामने। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, हर एक फार्मूले का ना अपना अपना प्रूफ होता है, कहाँ से ये फार्मूला बना। पर अगर अगर मेरे अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग देखो, सीधा फार्मूला काम का है ना, प्रूफ नहीं भी करोगे चलेगा। तो मैंने लिखा द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। सपोज करो कभी भी 2D में एक चीज आपके पास आ जाए, 2D का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ही मैं ले रहा हूँ, कि आपके पास 2 पॉइंट दे दी जाए 2D प्लेन पे। एक पॉइंट दे दिया जाए x1, y1, सेकेंड पॉइंट दे दिया जाए बच्चे x2, y2, और कभी भी डिमांड करे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ए बी। तो उसके लिए जो फार्मूला बनता है उसको बोलते हैं भाई डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला जो बनेगा वो आपके पास क्या बनता है, ऑलरेडी ऊपर लिखा भी है। आपने क्या करना होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देना होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और साथ में होल अंडर रूट। तो यहाँ से जो बनेगा वो बनता है डिस्टेंस फार्मूला। कैसे बना, क्यों बना, ये अभी हमारे चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि हमें जो है वो अभी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड स्टडी करनी है। हमारा काम इतना हो जाए कि नंबर पूरे आ जाएं, वहाँ से कोई क्वेश्चन हमसे स्किप ना हो, ठीक है। तो प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी अगर हम बोर्ड वाला बैच कर रहे होंगे तो वहाँ पे मैं इसका प्रूफ भी करवाऊंगा। और अभी हम शॉर्टकट वे में चल रहे हैं, तो ये फार्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, और बहुत सारे बच्चों को ये फार्मूला याद भी होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्यों यूज़ किया जाएगा, इट इज़ यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन आर 2D प्लेन, राइट। तो ये फार्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसी फार्मूले का एक सब केस बनता है भाई। सब केस ये बनता है कि अगर उनमें से एक पॉइंट ओरिजिन हो, तो मानो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट क्या आ गया, ओरिजिन, तो उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पर ओरिजिन के जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 0,0। ओरिजिन का एब्सिसा भी 0 आएगा, ऑर्डिनेट भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम नेक्स्ट इसमें जो स्पेशल केस करेंगे वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। इसमें भी सेम आप बच्चे डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो, और डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो ऐसा ही रिजल्ट बनेगा। तो इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट भी याद कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार डिस्टेंस फार्मूला के ओरिएंटेड ना सोचना पड़े। अगर कंडीशन कौन सी बनती है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। इट मीन्स मानो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने x, y मान लिया। अब x1, y1 नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि एक ही तो आपके पास पॉइंट है जो अननोन मानना था, और ये आपने 0,0 मान लिया। जैसे ही मैं ए बी डिस्टेंस की फिर से आपसे बात करूंगा कि ए बी डिस्टेंस निकालो, तो ए बी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट।
आफ्टर सॉल्विंग दिस फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और यही फाइनल आंसर आपको याद कर लेना होता है बच्चे। अगर भी कभी भी पूछे कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो 2,3 का, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी 2,3 है उसमें 2 स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट कर देना होता है, आपका डिस्टेंस आ जाएगा 0.2,3 का फ्रॉम द ओरिजिन अकॉर्डिंग टू द दिस फार्मूला। आई होप बहुत सारे बच्चों को ये फार्मूला भी क्लियर होगा और आपने किया होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम भी आपने डिस्कस की होंगी इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड में। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आपके पास जो आंसर आता है वो आएगा आपका सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला बच्चे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड नॉलेज दे देता हूँ कि क्या क्या आपको याद करना है इसमें। अगर मैं इसके बेसिस पे बात करूँ आपके डिस्टेंस फार्मूला की, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ क्या है पहले ये देखें। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ इसलिए होता है, कभी भी हम 2D में या आपका कॉर्टिजन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, मानो ए एंड बी, और दोनों पॉइंट्स के अपने अपने कोऑर्डिनेट है भाई x1 y1, और ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास x2 y2। अब मैं क्या बोलूँगा कि ए बी के कहीं पे भी बीच में, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं पे भी ए बी लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट आ गया मानो P, और ये जो P पॉइंट है इस ए बी को डिवाइड कर रहा है बच्चे m/n में। कैसे डिवाइड कर रहा है? m/n में। और ये डिवीजन ना इंटरनली डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? इंटरनली डिवीजन है। तो उस वाले केस में मैं कैसे इस P पॉइंट को फाइंड आउट करूंगा? इस P पॉइंट को फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस P पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं भाई x, y, एज्यूम कर लेते हैं x, y, और इस P पॉइंट को निकालने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं भाई सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला का जो यूज है वो इसलिए है कि अगर एक लाइन सेगमेंट में दे दूं आपके पास, और उस लाइन सेगमेंट के बीच में एक कोई भी उसका पार्टीजन कर दूं, उस पॉइंट को फाइंड आउट करना हो, जैसे बता दूं कि जो पॉइंट है वो ए बी लाइन को इस रेशो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। जिस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फार्मूला का यूज किया जाएगा, उसको समझाने के लिए मेरे पास सिर्फ ये वाला मेथड है कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, राइट। और ये ध्यान रखें कि एक्स और वाई भी तो एक पॉइंट ही आएगा, जिसमें x डिनोट्स द एब्सिस्सा एंड y डिनोट्स द ऑर्डिनेट। जैसे ये पॉइंट आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए जो x की वैल्यू है वो कंप्लीट x में बनानी है। अब कैसे बनाएंगे? तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट को निकालने के लिए x की वैल्यू निकालते हैं। x आएगा आपके पास m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और जो y पॉइंट आएगा वो आएगा आपके पास m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये जो x और y हमने निकाले, ये किसके कोऑर्डिनेट है बच्चे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, जहाँ पे आपने ये लिखा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यही चीजें थोड़ा सा एक लेवल और अबव करके चलें, तो ये जो केस था इसमें इंटरनल डिवीजन वाला केस था, जहां पे P पॉइंट इज बिटवीन A एंड B। अगर P पॉइंट बिटवीन A एंड B नहीं हुआ तो एक और केस बनता है जिसको बोलते हैं बच्चे एक्सटर्नल डिवीजन वाला केस। उस वाले केस में क्या होता है, आपका A और B तो यहाँ पे रहते हैं सेम, देखो A और B तो सेम रहे। ये वाला पॉइंट आ गया x1 y1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा x2 y2, और जो P पॉइंट है अब वो बीच में ना आके ना कहीं आगे जाके ऐसे P पॉइंट आ जाएगा जिसको आप फाइंड आउट करोगे x, y, और अगेन रेशो जो होगी वो बनेगी m/n। तो इसको बोलते हैं व्हेन P पॉइंट्स लाइज आउटसाइड द AB, इट मींस इट इज द केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक केस इंटरनली डिवीजन का आएगा, एक एक्सटर्नल डिवीजन का। अब इसमें ज़्यादा ना कंफ्यूज करते हुए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो भी केस आपका ये इंटरनली डिवीजन का केस है, ये इंटरनली डिवीजन का केस है भाई। जो भी एक्सटर्नल डिवीजन का केस आएगा उसमें ज़्यादा ना दिमाग चला के बीच में क्या लगाना होता है? माइनस लगाना होता है, बाकी एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, बात समझ में आई। y की वैल्यू आ जाएगी m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। तो यहाँ से जो आपने जो रिजल्ट निकालोगे आप x, y की वैल्यू, वो जो केस आएगा वो आएगा भाई एक्सटर्नली डिवीजन का। क्लियर? एक्सटर्नली डिवीजन। तो जिसको इंटरनली डिवीजन का फार्मूला याद होगा ना, एक्सटर्नली डिवीजन का वो फार्मूला बना लेगा। तो ध्यान रखें एग्जाम में इंटरनली डिवीजन वाला P पूछा है या एक्सटर्नली डिवीजन वाला P पूछा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और इन केस अगर कभी आपको ये पूछ लिया जाए कि आप रेशियो को फाइंड आउट करो, क्योंकि आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 3 आइटम्स हैं आपके पास, 3 नहीं सॉरी 4 आइटम्स हैं। एक ए पॉइंट है, एक पी पॉइंट है जिसको हम फाइंड आउट करते हैं, एक साथ में आपका बी पॉइंट भी है और साथ में एक रेशियो भी है, ठीक है। तो बहुत बार वो क्या करेगा, आप में ना ये जो 4 मैंने चीजें बताई इसमें से कोई 3 चीजें आपको नोन दे देगा, फोर्थ चीज के बारे में आपसे पूछ लेगा। तो फोर्थ जो आइटम होगी, चाहे वो हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशो बन सकती है कभी कभार, कि वो ऐसा बोल दे कि ए पॉइंट भी दे दिया, बी पॉइंट भी दे दिया, सी पॉइंट भी दे दिया, एंड फाइंड द रेशो। अगर रेशो को कभी पूछेगा कि फाइंड द रेशो, तो वी एज्यूम टू वी रेशो के रेशो 1। तो हम रेशो एज्यूम करेंगे के रेशो 1, क्योंकि अगर हम एम रेशो एन एज्यूम करके चलते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वहां पे ना 2 इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ती है, एक एम वाली एक एन वाली। तो उसमें ना वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो ध्यान दें, जब भी आपने रेशो फाइंड आउट करनी हो या रेशो फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आपको बोले, तो उसमें रेशो जो हमने बनानी होती है ना बच्चे, वो बनानी होती है के रेशो 1, और लास्ट में जो भी के की वैल्यू आएगी वही आपकी क्या बन जाएगी, फाइनल रेशो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ से कुछ चीज़ें याद कर लेनी है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फिर से। यहाँ पे अगेन आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट्स में जब भी हमारे पास पॉइंट a1 x1 y1 होंगे इंटरनली डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे रेशो आएगी, n को यहाँ से कट कर दें भाई, रेशो m रेशो n। तो ये आपके पास फार्मूला रहा। अगर आपके पास वो एक्सटर्नली डिवीजन वाला केस होगा, तो एक्सटर्नल डिवीजन वाले केस में ये वाला आपका फार्मूला रहा। इफ वी हैव टू फाइंड द रेशो देन वी एज्यूम टू बी के रेशो 1। इफ यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज भाई लिख लेनी है, इफ अगर कभी कभार आपका के की वैल्यू आप निकालते हो ना, अब रेशियो तो आ गई, मानो के की वैल्यू 2/3 आ गई या के की वैल्यू 5/2 आ गई, पर किन कभी कभी केसेस में ऐसा होता है कि के की वैल्यू -5/2 आ जाती है। तो माइनस का क्या इंडिकेशन है, जो -5/2 है वो क्या इंडिकेट करेगा, तो -5/2 इंडिकेट करेगा कि रेशो 5/2 ही बन रही है, पर माइनस इंडिकेट्स द एक्सटर्नली डिवीजन, माइनस इंडिकेट्स द एक्सटर्नली डिवीजन। तो इफ के इज पॉजिटिव, अगर के की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो केस किसका होगा, केस ऑफ इंटरनली डिवीजन। और इफ के इज नेगेटिव इट इज द केस ऑफ एक्सटर्नली डिवीजन, राइट। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अगर के की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इट इज द केस ऑफ इंटरनली डिवीजन, इफ के इज नेगेटिव आ गया तो इट इज द केस ऑफ एक्सटर्नली डिवीजन। इसके आगे हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मूव करेंगे। नेक्स्ट वाली स्लाइड आपके पास ये रही, मिड पॉइंट फार्मूला। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला का ही एप्लीकेशन है, इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझा पाऊँ, तो सिचुएशन ये है कि ए और बी 2 पॉइंट आपके पास दिए हैं। ये पॉइंट है आपके पास x1 y1, बी पॉइंट है आपके पास x2 y2, एंड सी इज द पॉइंट इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी। मेरे वर्ड सुनना, मैंने एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी बोला, यानी सी पॉइंट बिल्कुल इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में होगा, तो पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब जैसे मैं एग्जैक्टली बीच में बोल रहा हूँ ना, तो आपको रेशियो समझ में आनी चाहिए। अगर मानो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा तो ये भी कितना होगा, 3 का होगा, क्योंकि तभी तो एग्जैक्टली बिटवीन होगा। अगर ये 2.5 का हो गया तो ये भी कितना होगा, 2.5 का। रेशो की बात करें तो ए सी रेशो सी बी जो बनेगी वो सेम अपॉन सेम बनेगी, यानी 1:1 क्या बनेगी, 1:1। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला आता है तो रेशो बनती है 1:1। अगर आप 1:1 को लगा के अगर आप x, y निकालो तो आपको समझ में आना चाहिए कि m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1। तो जो आंसर आपके पास बनेगा, तो मैं बोलूंगा यूजिंग कौन सा फार्मूला यूज करना है भाई, सेक्शन फार्मूला, क्योंकि ये तो हमें ये भी डायरेक्ट याद करना है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे सेक्शन फार्मूला इसमें यूज किया होगा। m फिर x2 प्लस ऐसे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, यानी 1+1। सेकेंड पॉइंट आएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अगेन मैं जैसे सॉल्व करूंगा ये बनेगा भाई x1
प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और साथ में y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो क्यों ना हम इस फार्मूले को भी डायरेक्ट याद करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। जब भी एग्जैक्टली मिड पॉइंट निकालना हो तो कुछ नहीं करना है भाई, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यानी मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट को निकालने की अगर कभी बारी आई और सीधा एग्जैक्टली बिटवीन, तो आप सीधा क्या करना भाई, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कर देना और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 कर देना। आई थिंक ये चीज़ें भी आपकी समझ में आई होंगी। तो मिड पॉइंट फार्मूला इज नथिंग बट इट इज एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। जैसे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज नथिंग बट इट इज एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, राइट। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। कॉलिनियर पॉइंट्स के ऊपर आते हैं कि कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब ध्यान देना भाई कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में। कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, कभी भी ध्यान रखना, दो पॉइंट्स ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपके पॉइंट कॉलिनियर हैं कि नहीं है। मिनिमम 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू चेक द पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। मिनिमम आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, 3। अगर 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट्स हैं तो उसमें कॉलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज कॉलिनियर, मतलब 2 पॉइंट्स में हम ये चेक नहीं कर सकते कॉलिनियर है कि नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब अगर आपके पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाते हैं ऑन सिंगल लाइन तो उसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे था मोर देन 2 पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सपोज करो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया P1, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया P2, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया P3, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया भाई P4। अगर मैं देखूंगा तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स होंगे हो सकता है मेरे सेम लाइन के ऊपर चले जाएं, क्योंकि मेरे को ये P1 थोड़ा यहाँ पे बनाना पड़ेगा P1। तो जैसे ही मैं इनको ज्वाइन करूंगा ये सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे आ जाएंगे ये वाले पॉइंट्स, तो मैं बोलूँगा P1 कॉमा P2 कॉमा P3 कॉमा P4 आर कॉलिनियर पॉइंट्स। ये कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर वो सेम लाइन पे ना आए तो वो नॉन कॉलिनियर होंगे। सपोज करो मैंने लिख दिया P1 P2। अच्छा P1 P2 में तो कॉलिनियरिटी डिसाइड नहीं होगी ना, इसमें तो जहां मर्जी मिला लो स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली है। सपोज करो ये मैंने P3 लिख लिया तो यहाँ पे लिखूंगा मैं P1 कॉमा P2 कॉमा P3 आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा यहाँ से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है भाई, अगर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ही एक ट्राइंगल बना पाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर 3 पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर होंगे तभी ट्राइंगल फॉर्म होगी। 3 कॉलिनियर पॉइंट्स कभी भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये 3 कॉलिनियर पॉइंट्स ले लिए, मानो मैंने बोला कि इन दोनों को मिला के एक ट्राइंगल बनाइए, वो नहीं बनेगी। वो ऑलवेज क्या बनेगी भाई, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। यानी ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स आपके क्या होने चाहिए, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ही एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। इतनी सी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। कि अगर मैंने माना तीनों पॉइंट्स आपके ए बी सी क्या हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब मैंने क्या क्या बोला अभी कि ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगी। अगर 3 कॉलिनियर पॉइंट्स है तो नो ट्राइंगल शुड बी फॉर्म। अगर कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगी तो उसका एरिया क्या आएगा, 0 ही आएगा भाई। अगर कोई ट्राइंगल बनी ही नहीं तो उसके बीच में एरिया का कंसेप्ट ही कहाँ से आया। जो चीज़ फॉर्म ही नहीं हुई तो उसका एरिया क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैंने लिखा इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं हम आगे जाके। कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्या बनेगा 0 भाई, 0 बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं हुई तो एरिया भी क्या बनेगा आपका, 0 बनेगा। क्या बनेगा भाई, 0। अब माइंड में एक बात स्ट्राइक कर सकती है कि सर अगर अगर ये कॉलिनियर हैं तब तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 बोल दिया। अगर ये नॉन कॉलिनियर होंगे तो उस वाले केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालें, ये चीज़ आपके माइंड में आ सकती है। और इसका सोल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पे मिलेगा। क्या बोला मैंने कि अगर 3 के 3 पॉइंट्स आपके नॉन कॉलिनियर होंगे तो उस वाले केस में ट्राइंगल बनेगी। मैंने कहा हाँ जी 100% बनेगी। अब 3 पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर देन ऑलवेज अ ट्राइंगल फॉर्म। अगर ट्राइंगल बनेगी तो उसका एरिया क्या आएगा, तो उसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है। और अगर वो वाला मेथड नहीं लगाना है तो एक और उसका बेसिक मेथड है, वो उसका भी हिंट दे के जाऊंगा आपको ना। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल
कि अगर मानते हैं हम एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस दिए हैं भाई x1 कॉमा y1 ए पॉइंट, और बी पॉइंट की वैल्यू है x2 कॉमा y2 एंड सी पॉइंट है आपका x3 कॉमा y3, तो उस वाले सिनारियो में और जो ट्राइंगल फॉर्म होगी तीनों पॉइंट्स को मिला के, अगर वो आपके पास नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे तो कुछ ऐसे आपकी ट्राइंगल बनेगी जिसमें आप ए पॉइंट को बोलोगे x1 कॉमा y1, बी पॉइंट को बोलोगे बच्चे x2 कॉमा y2, और जो सी पॉइंट होगा उसको बोलोगे x3 कॉमा y3। तो इस वाले केस में एक ट्राइंगल फॉर्म होगी और इस ट्राइंगल का हमने एरिया निकालना है। अब इसको निकालने के ना दो मेथड है हमारे पास। या तो आप क्या कर लो, डिस्टेंस फार्मूला से साइड्स निकाल लो, ध्यान से सुनना। या तो आप इसको निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए किस चीज़ का यूज़ करो भाई, इस एरिया निकालने के लिए कौन सा मेथड होता था, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल अंडर रूट, जिसको आप क्या बोलते थे भाई, एक फार्मूला आता था, अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ बच्चे फार्मूला का, 9th क्लास में हीरोन्स फार्मूला, राइट, याद आ गया मेरे को, हीरोन्स फार्मूला। तो या तो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कर लो जहाँ पे बोलता वो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और उसका अंडर रूट, जहाँ पे ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, जो इजीली निकाली जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अगर कोई आपसे ए बी की वैल्यू पूछे तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना, इसका आंसर आ जाएगा। बी सी की वैल्यू पूछे, डिस्टेंस फार्मूला लगाना बी सी में, उसका आंसर भी लेंथ आ जाएगी, ए सी की लेंथ भी आ जाएगी। एस क्या होता था, एस होता था सारी की सारी साइड जोड़ो, सेमी पेरीमीटर, डिवाइड क्या कर दो 2। ये इसका निकालने का ना पहला मेथड है, राइट। तो थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा पर इससे भी आंसर बनेगा, एरिया तब भी बनने वाला है। पर अगर कोई मेरे से बोले थोड़ा सा शॉर्टकट अप्रोच में काम चलाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि ऐसे लिख लेना भाई। अब इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, पर ऑलरेडी आपको डिटर्मिनेंट अभी करवाया नहीं है, अगर करवाएंगे भी आपको 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करवाएंगे, 3x3 का नहीं करवा रहे हैं हम ना। तो मैं बोलता हूँ इसका ना फार्मूला अभी के लिए याद कर लो, थोड़ा बनाना कैसे उस तरीके से याद करो। ध्यान रखना एरिया ऑफ ट्राइंगल है, हाफ से फार्मूला शुरू होगा, क्योंकि आपने याद किया होगा बचपन में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसमें भी हाफ आएगा। हाफ आने के बाद आप ऐसे एक ब्रैकेट लगा लोगे। फिर बात करते हैं भाई x1 की। अब x1 के आगे ब्रैकेट लगाओगे और x1 के आगे जो भी लिखना है वो बाई में लिखना है ब्रैकेट में, पर 1 को छोड़ के। तो 1 के बाद किसकी बारी आएगी, 2 की, तो लिखोगे y2 माइनस y3, फिर प्लस, फिर x1 से छोड़ा था तो यहाँ पे x2 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से बाई वाली कुछ आइटम आने वाली है, y3 पे हमने क्लोज किया था, y3 से ही शुरू करेंगे, जहां से क्लोज किया वहीं से शुरू, y3 माइनस y1 प्लस, फिर x3 आ जाएगा, फिर y1 पे हमने एंड किया था, y1 पे फिर से स्टार्ट करोगे, y1 माइनस y2, और जैसे इसको क्लोज कर दोगे एक फार्मूला आपके पास बनेगा, दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। पर इसमें आपको मॉड लगाना पड़ेगा। अब मॉड इंडिकेट्स, कभी कभार हो सकता है कुछ बच्चों का आंसर नेगेटिव बन जाए, बट एरिया शुड बी ऑलवेज अ पॉजिटिव, है ना एंटिटी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर इनकेस किसी का आंसर -3 बन रहा है तो उसका मतलब उसको मॉड लगा के उसका आंसर क्या लिखना है, +3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लगाना पड़ेगा। इट मीन्स ये आपके पास बन गया भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला। यहाँ पे भी सेम लिखा है मैंने, हाफ इंटू x1 ब्रैकेट में बाई वाली एंट्रीज आएंगी, x1 के आगे से शुरू करना है, y2 माइनस y3, फिर x1 हुआ था, फिर x2 आ जाएगा, x2 आते ही जो एंट्री y3 पे समाप्त हुई थी y3 से ही स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा चेंज करना है भाई, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, y3 माइनस y1 हो जाएगा। क्या लिखा, y3 माइनस y1। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है वो शुरू होगी भाई x3 से, तो वहां पे आ जाएगा आपके पास y1 माइनस y2। तो यहाँ पे ये वाली करेक्शन कर लेना ना, ये वाली करेक्शन कर लेना, बाकी सही है। अगर नोट की बात करूं, इन केस ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। अगर 3 आपके पास कॉलिनियर पॉइंट्स आएंगे तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर यही फार्मूला इज इक्वल टू 0 हो गया, सोचो मैंने 3 पॉइंट्स आपको कॉलिनियर दे दिया और मैंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। आप बोलोगे सर ट्रायंगल तो बनेंगे ही नहीं, पर आपको कैसे पता चला, आपने क्या किया गलती से, मैं आपने बोला कि सर ने फार्मूला सिखाया, हम फार्मूला डालेंगे एरिया निकालेंगे, और एरिया उसका क्या आ गया, 0। जैसे एरिया 0 आ गया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर पॉइंट्स, तभी जो एरिया बना है वो क्या बना है, इज इक्वल टू 0 बना है। तो मैंने कहा अगर एरिया इज इक्वल टू 0 होगा, 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो ये जो फार्मूला है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इज इक्वल टू 0। और इसकी इज इक्वल टू 0 होगी तो पहले तो ये हाफ खत्म हो जाएगा, ये हाफ इज इक्वल टू 0 पे जाएगा, हाफ पहले फिनिश। तो कंडीशन बन जाएगी व्हेन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन x1 y2 माइनस y3, x2 यहाँ पे अगेन y3 माइनस y1, या ना y3 लिखना है, यहाँ पे करेक्शन करनी है।
प्लस x3 और y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन गई बच्चे, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन बनी एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही। अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये जो मैंने फार्मूला लिखा है इसकी वैल्यू भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 0, और इसके फार्मूले में हाफ वाले जाके क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू 0 लिखूंगा, पहले हाफ का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हाफ खत्म, जो भी बचा वो आपके पास ये बचा होगा x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चे याद कर लेनी है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ लिया। हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं किया हो इससे पहले, उनके लिए मैंने 2 तरीके बता दिए कि आप ना कहीं ये भी सोच सकते हो कि ये आपका हीरोन्स फार्मूला से हो जाएगा, पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपको मूव करना है, क्योंकि आगे जाके 11th-12th अगर आगे जाके आप SPI क्लियर करोगे, 11th-12th में भी आप PCM प्रोसीड करोगे, वहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। NDA में पूरा का पूरा एक पेपर आपका मैथमेटिक्स का आता है, तो उस वाले केस में भी आपको ये वाला मेथड सिखाया जाएगा, इसका नाम होता है डिटर्मिनेंट मेथड। तो क्यों ना इस मेथड को अभी से सीखा जाए, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर लेना। याद करने के लिए मैंने तरीका बताया ना, रटोगे कितना? अब रटना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमने तरीका सीखा किस तरीके से इसको मेमोराइज करना है। अगर वो तरीका आपने सीख लिया तो वहाँ पे आपका पेन वैसे चलेगा और वो चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम टू सेम बना के जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आता है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये सेंट्रॉइड क्या होता है ट्राइंगल का? अगेन बच्चे इस फार्मूले का भी अपना एक निकालने का तरीका है, इसमें आपकी एक डेरिवेशन है जिसमें आप फाइंड आउट करते हो हाउ टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। पर अगेन मेरे को जो अभी काम आपसे करवाना है वो इतना काम करवाना है कि ऑब्जेक्टिव फेस के लिए आपको तैयार कर पाऊँ। तो ऑब्जेक्टिव फेस के लिए जो तैयार करना है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रॉइड होता क्या है। तो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, और डेफिनेशन के साथ साथ सेंट्रॉइड को निकालते कैसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सपोज करो मैं 3 आपके पास वर्टिसेस लेता हूँ एक ट्राइंगल की, A B एंड C, तीनों के नाम भी दे दिए मैंने, x1 y1। सेकेंड वर्टिसेस है आपके पास x2 y2। थर्ड वर्टिसेस आपके पास x3 y3। तो अब जो मेरा डिमांड है आपसे वो ये है कि इसका सेंट्रॉइड निकालिए। पर सेंट्रॉइड की डेफिनेशन तो चेक कीजिए पहले। सेंट्रॉइड इज नथिंग बट इट इज द POI ऑफ मीडियन। POI क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। पहले तो देखें मीडियन क्या होंगे। अगर मैं इस ट्राइंगल के बेसिस पे कुछ चीजें आपको समझाऊं, तो हर एक साइड है आपके पास ट्राइंगल की 3 साइड, तीनों साइड के अलग अलग मिड पॉइंट बनेंगे। जैसे हम उन मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं ट्राइंगल की, तो एक मीडियन हमारे पास क्या हो जाता है भाई? रेडी हो जाता है। सपोज करो BC का मिड पॉइंट आया यहाँ पे, इसको बोल दिया मैंने D। तो जैसे ही मैं इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करूंगा, दिस इज योर फर्स्ट मीडियन, जिसका नाम क्या आएगा? AD। क्या आएगा? AD। सपोज करो ये जो AB है इसका भी मिड पॉइंट लेते हैं और इसको मान लेते हैं आपका E पॉइंट, और E जो होगा वो अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेगा तो अगेन एक मीडियन बनाएगा जिसका नाम होगा EC मीडियन। क्या होगा? EC मीडियन। सेम फॉर दिस AC का एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसका एक मिड पॉइंट हमने मान लिया EDE, इसको मान लेते हैं F। जैसे F पॉइंट अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये तीनों के तीनों आपस में मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, एंड इट इज डिनोटेड बाय G। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। और ये जो मीडियन है ये अगेन इंपॉर्टेंट थिंग है भाई। मीडियन, मीडियन क्या होता है पता होना चाहिए आपको ट्राइंगल में। मीडियन की डेफिनेशन है व्हेन बी ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ any side with the opposite vertex of triangle, then median form। तो मीडियन फॉर्म होगा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक मीडियन मैंने क्या लिया था भाई? AD कॉमा DC कॉमा DC आएगा क्या? ना 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 ना, DC तो नहीं आएगा भाई। AD तो आपको समझ में आया। AD मैंने वो ऊपर वाला लिया, एक ले लेता हूँ BF और एक ले लेता हूँ EC।
आर द मीडियन, ये तीनों के तीनों क्या है भाई, मीडियन है। और जहाँ पे मीडियन आपस में मिलेगा वहाँ पे क्या बनेगा, सेंट्रॉइड। तो इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पहली बात समझ में आ गई। अब इसके कोऑर्डिनेट्स जो निकालने होते हैं वो कैसे निकालने होते हैं, उसके लिए आप सिंपल फार्मूला याद करें भाई, x1 x2 x3, सबका एक्स एक्स कोऑर्डिनेट ले लें, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कर लें, है ना, कॉमा बाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अगेन डिवाइड बाई 3 कर लें। जो ये पॉइंट आएगा x कॉमा y वाला जो पॉइंट आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करेगा। और ध्यान रखें इसमें इतना मैं आपको हिंट देता हूँ, बहुत बार बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करेंगे, जी निकालेंगे, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा जी का वो कंप्लीट एक्स में बनाना है, जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा जी का कंप्लीट किस में बनाना है, वाई में बनाना है। तो सेंट्रॉइड का फार्मूला याद करने में आपको ये अब के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा एक्स में, वाई कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा वाई में, करना क्या है, मीन निकालना होता है यार। मीन निकालोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। क्या क्या डिफरेंस होता है इनमें, स्क्वायर में, रोम्बस में, रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में। तो देखो कुछ सिमिलरिटी भी होती है, कुछ डिफरेंस भी होता है। अब साइड की लेंथ के बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ध्यान सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर मैं आपके सामने एक डायग्राम रिप्रेजेंट करूं और डायग्राम बनाने के अलावा मैं उनकी साइड की लेंथ तुम्हें बता दूं कि ऐसी डायग्राम है जिसकी ना चारों की चारों साइड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है, जिसके बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि वो आपके पास पक्का 101% स्क्वायर बनेगी या वो रोम्बस बनेगी। कंफ्यूजन है अभी भी, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, दोनों में सिमिलरिटी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर मैंने चारों की चारों साइड्स भी निकाली, अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल आ गई तो मेरी घंटी कहाँ पे रुकेगी, या तो अब स्क्वायर बनने वाला है या तो रोम्बस बनने वाला है। तो ये स्क्वायर और रोम्बस को दोनों को डिफरेंस जो क्रिएट करेगा वो करेगा बच्चे डायगोनल की लेंथ। तो आपको डायगोनल की लेंथ तक जाना पड़ेगा। अब समझो इस चीज को, और यही पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में भी होगा। तो पहले स्क्वायर और रोम्बस की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दी साथ में ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ये आपके पास स्क्वायर है, ये आपके पास भाई रोम्बस है, राइट। तो होगा क्या, दोनों की सिमिलरिटी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जैसे आप क्या करोगे, ए बी सी डी 3 पॉइंट्स ले लोगे। अब इसकी साइड सबकी सबकी साइड क्या हो जाएगी भाई, सेम सेम। यहाँ पे भी हर एक साइड क्या हो जाएगी, अगेन सेम सेम। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, अगर मैं इसका नाम दे लूं ए बी सी एंड डी, इसका नाम भी दे दें भाई ए बी सी एंड डी, तो डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होगा ये देखना आप। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मानो मैंने आपको ना 4 वर्टिसेस दे दिए, ये जो मैंने दिए ना आपको ए बी सी डी, आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ए पॉइंट आपको x1 कॉमा y1, बी पॉइंट ऐसे मिल जाएगा x2 कॉमा y2, है ना, 2D प्लेन के अकॉर्डिंग सोचा सारा हमने, x3 कॉमा y3, और ये पॉइंट आ जाएगा मानो x4 कॉमा y4। अगेन सेम फॉर दिस, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 एंड x3 कॉमा y3 एंड लास्ट x4 कॉमा y4। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं ये 4 वर्टिसेस आपको दे देता हूँ ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, एक एक निष्कर्ष के आप इजीली पहुंच जाओगे। अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं तो आप बोलोगे या तो डायग्राम बनने वाली है स्क्वायर या तो बनने वाली है रोम्बस। पर उसके बाद इन दोनों में कैसे डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे, वो कर पाओगे बच्चे डायगोनल से। अगर मैं लेंथ ऑफ डायगोनल निकालूं तो AC लेंथ आ सकती है, AC में डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। आप देखोगे स्क्वायर में जो आपके पास बात आएगी ना, AC और आपके पास DB दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम, यानी डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल। वो तो दिखते ही समझ में आता है, जैसे आप स्क्वायर की डायग्राम बनाओगे वो दिखते ही समझ में आता है कि दोनों की दोनों जो लेंथ्स होंगी वो क्या होंगी, एग्जैक्टली सेम होंगी। पर अगर मैं बात कर लेता हूँ रोम्बस में, रोम्बस में दिखते ही समझ में आता है कि जो AC की लेंथ मैंने बनाई वो थोड़ी सी ना लेंथ में बड़ी लग रही है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि AC इज नॉट इक्वल टू DB। तो ये दोनों को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर देगा। जैसे आप डायगोनल की लेंथ को मेजर करोगे, अगर डायगोनल की लेंथ भी सेम आ गई तो इट मीन्स स्क्वायर है। अगर डायगोनल की लेंथ डिफरेंट आ गई तो क्या बोल देना बच्चे, रोम्बस बोल देना। यहाँ पे इन दोनों की क्या लिखी है मैंने, डिफरेंस लिखा है। और ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप डिस्टिंग्विश करो कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगी। तो बच्चा क्या करता है, चारों साइड्स निकालता है और उसके बेसिस पे बोल देता है सर चारों साइड्स की लेंथ इक्वल टू सेम, स्क्वायर बनी। पर नहीं हो सकता है स्क्वायर हो या फिर रोम्बस।
तो आपको डायगोनल की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके नेक्स्ट चलते हैं। इसके नेक्स्ट आपके पास ये रहा भाई, पेज थोड़ा सा स्किप हुआ था बीच में। थर्ड रेक्टेंगल के ऊपर आ जाइए। अब रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। अब मैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में भी सेम थिंग्स हैं। अगर आपको डायग्राम की थोड़ी सी क्लियरिटी होगी तो ये आपके पास रेक्टेंगल आई, ये आपके पास आई बच्चे पैरेललोग्राम, राइट। तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी होगी, देखा तो होगा आपने ये सारी की सारी 2D फिगर्स आपकी क्वाड्रिलेटरल में। तो मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बना गया और एक रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम में अगेन ABCD पॉइंट्स, ए पॉइंट अगेन मैंने ऐसे दे दिए x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास x4, y4 और यहाँ पे भी सेम A, B, C एंड D। सेम पॉइंट लिख देता हूँ भाई, x1, y1, x2, y2, x3, y3 एंड लास्ट x4, y4। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही आपने ये पॉइंट बना दिए, अब इसमें भी सिमिलरिटी है, इसके भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दोनों की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर कभी भी आपकी डायग्राम में या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो अपोजिट साइड इक्वल बन जाए तो इसका मतलब अभी भी दो चीजें हो सकती हैं, या तो डायग्राम रेक्टेंगल होगी या तो डायग्राम क्या होगी भाई, पैरेललोग्राम। तो इसमें भी जो क्लियरिटी आपको देगा वो डायगोनल देगा भाई। इसके डायगोनल होते हैं सेम लेंथ के। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे DB इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, AC आएगा। दोनों के डायगोनल सेम लेंथ के। पर इसमें अगेन आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि AC इज नॉट इक्वल टू DB। तो दोनों के अगर डायगोनल डिफरेंट लेंथ के हो गए तो हमेशा जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका पैरेललोग्राम बनेगा, राइट। थोड़ा सा इससे भी आगे चलते हैं भाई। रेक्टेंगल आपके पास हो गया, पैरेललोग्राम आपके पास हो गया। ये नोट इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से सुने क्या मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने लिखा डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी डायगोनल होंगे, चाहे वो रेक्टेंगल के हैं, चाहे वो पैरेललोग्राम के हैं, चाहे वो स्क्वायर के हैं, चाहे वो रोम्बस के हैं, वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ते हैं। इट मींस अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो AC होगा वो उसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मैंने ये बोला जो भी डायगोनल्स होंगे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यानी ये वाला डायगोनल इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगा और ये वाला डायगोनल इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देगा। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां से जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है वो ये आता है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB आल्सो ना। तो O दोनों का क्या बनेगा भाई, मिड पॉइंट बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो सेम मैंने लिखा ये सेम चीजें बच्चे आपका पैरेललोग्राम में भी चलेगी, ये सेम चीजें आपकी रेक्टेंगल में भी चलेगी, रोम्बस में भी चलेगी, स्क्वायर में भी चलेगी। तो तभी मैंने लिख दिया डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये इसका मतलब था जो मैंने अभी अभी आपको बताया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये सारी की सारी चीजें अभी हमने सीखी ना, अभी सीखने में थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, पर यही चीजें हम कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो भी आपका थ्योरी वाला पोर्शन होता है इट इज जस्ट लाइक अ 30 या 40%। उसके बाद जो आप क्वेश्चन ट्राई करते हो वो उसको 100% तक लेके जाते हैं कि आपकी तैयारी 100% है कि नहीं। थ्योरी के बेसिस पे विदाउट प्रैक्टिस बहुत अच्छे नंबर लाना मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है। थ्योरी जरूरी है क्वेश्चंस करने के लिए। थ्योरी पता नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस नहीं अच्छे से कर पाओगे। तो थ्योरी भी जरूरी है। थ्योरी के बाद क्वेश्चन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तब आपका लेवल अप होके वो 100% में जा सकता है, राइट। तो ये वाला कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चलते हैं भाई एक और नए कंसेप्ट के ऊपर, जहाँ पे आपको स्लोप ऑफ लाइन का कंसेप्ट आएगा। अब स्लोप ऑफ लाइन वैसे तो अगर मैं बात करूं तो 11th में हम ज़्यादा डिटेल में इस टॉपिक को डील करेंगे, जहाँ पे एक पूरा का पूरा चैप्टर आपके पास स्ट्रेट लाइन का आता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हम पढ़ते हैं, पर अभी के अकॉर्डिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको करवा के इस चैप्टर को क्लोज करूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होने वाला है उसमें जितने भी इसके मेरे को इंपॉर्टेंट क्या मिलते हैं, MCQs मिलते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी देखें भाई स्लोप क्या होती है। अगर मैं ज़्यादा उसको बहुत मैथमेटिक्स में ना घुसाऊं तो मैं सिंपल ये बोलूँगा कि स्लोप से आप हर एक बच्चा फैमिलियर है। अब कैसे फैमिलियर है,
सपोज करो घर में हम घर बनाते हैं, उसके ऊपर एक छत बनाते हैं ना, छत बनती है घर में, और अब बारिश होती है और वो छत में ना पानी रुक गया। पानी रुक गया तो आपके माइंड में आता है कि जो हमने मिस्त्री लगाया था, जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसने ना स्लोप अच्छे से नहीं बनाई है। अब स्लोप अच्छे से बनाता तो पानी निकल जाता। आपने ये बात सुनी होगी, अपने पेरेंट्स से भी सुनी होगी, हो सकता है आपने भी बीच में यूज की होगी कि ये स्लोप अच्छी नहीं बनी है। स्लोप अच्छी बनी होती तो ये जो पानी होता वो निकल जाता। तो स्लोप का क्या मतलब है कि लाइन को ऐसे ना बना के थोड़ा सा ऐसे उसको टेढ़ा करके बनाए तो स्लोप बनती है, राइट। जैसे ही ऐसे बना दी स्लोप जीरो, जैसे ऐसे कर दिया स्लोप बन गई, ऐसे कर दिया तब भी स्लोप बन गई। तो स्लोप के लिए हम सीधा याद रखेंगे, बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, जो आपके काम की चीजें हैं उसके ऊपर आ रहा हूं, कि जब भी आपका एंगल दिया हो पॉजिटिव एक्सिस से, अब मानो इसकी स्लोप निकालनी है, इसकी स्लोप तो जीरो ही आएगी, एक्स एक्सिस की स्लोप जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे स्लोप तो बनी नहीं ना, सीधा से बात है, स्लोप बनी नहीं। बॉल रखोगे बॉल रुक जाएगी। जैसे स्लोप क्रिएट होगी तो कम से कम इसको ना कुछ एंगल बनाना पड़ेगा एक्स एक्सिस से। तो मैं बोलूंगा कि इस लाइन की स्लोप बनाओ, तो आप बोलोगे ये जो लाइन है ना वो यहां से कुछ एंगल बनाएगी, किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो मैंने कहा जो भी आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन एंगल बनाती है, उस एंगल का जैसे ही मैं टैन लेता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में जा रहा हूं थोड़ा सा ना, संभाल लेना भाई, ट्रिग्नोमेट्री तो आती होगी। जैसे मैं बोलूंगा कि अगर आपकी जो लाइन है जिसकी आप स्लोप फाइंड आउट करने चाहते हो वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो उस लाइन की जो स्लोप आएगी tan ऑफ 30 डिग्री आएगी। कितनी आएगी? tan ऑफ 30 डिग्री। और tan ऑफ 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है ना, पता होगा आपको। तो मैं सिंपल यहाँ पे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलता हूँ। स्लोप निकालने के भाई 3 फॉर्मेट होते हैं। व्हेन एंगल मेड बाई अ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस गिवन, जो मैंने यहाँ पे सिचुएशन लिखी कि आपका लाइन का एंगल दिया हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, देन द स्लोप इज डिनोटेड बाई स्मॉल m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। आई थिंक पहला ये आपको समझ में आ गया कि अगर वो 30 डिग्री का एंगल देगी एक्स एक्सिस से तो स्लोप बनेगी tan 30। अगर वो 120 डिग्री का एंगल देगी तो बनेगी tan 120 डिग्री। अगर वो बोलेगी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा tan ऑफ 60 डिग्री, राइट। अगर मानो 2 पॉइंट्स दे दे, अब ये सारे के सारे ना ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, क्यों बने उसके ऊपर बाद में चर्चा कर लेंगे कभी 11th में। अभी देखो अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, सपोज करो मैंने आपको लाइन दी, इसका मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, देखना। अब ऐसे एक लाइन दी, ए पॉइंट दे दिया x1 कॉमा y1, ये वाला पॉइंट दे दिया आपका x2 कॉमा y2। तो आपको पता है स्लोप तो tan थीटा बनेगा, थीटा तो दिया नहीं इसमें, 2 पॉइंट दे दिए। पर मैं बोलूंगा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। अगर आप 2D में इस पॉइंट को बनाओगे तो आप एग्री करोगे मेरे साथ कि एक के राइट एंगल ट्राइंगल बनती है जिसमें ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा y2 माइनस y1, और ये वाला डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा आपके पास x2 माइनस x1। और मैं बोलूंगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो वहां से आपकी स्लोप भी आ जाएगी। tan थीटा क्या बोलता है? पाइथागोरस करो ही मत, कंसेप्ट तो पता है ना, परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो रेशियो निकाल लो परपेंडिकुलर और बेस की। तो जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे tan थीटा आएगा, और tan थीटा इज नथिंग बट इट इज स्लोप। तो मैंने कहा यहां से जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आपकी जो स्लोप आएगी वो आएगी भाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इस डिटेल में अगर समझ नहीं आएगा तो आपको ये बात बिल्कुल याद कर लेनी है कि जब भी 2 पॉइंट दिए हों एक लाइन के ऊपर, if a line passing through 2 points, then the slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. If a line making an angle theta with positive x-axis, then the slope is equal to tan of theta. Slope is equal to tan of theta. And if a line की पूरी इक्वेशन ही दे दे, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मेट होता है। तो अगर इक्वेशन ही गिवन हो, लाइन की कंप्लीट इक्वेशन गिवन हो और उसकी स्लोप पूछी जाए, मानो आपके पास ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन दे दी, और बोला जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो कुछ नहीं करना है भाई, आपने सिंपल एक्स का कोएफिशिएंट उठाना है और सिंपल बाई का कोएफिशिएंट उठाना है, और बाहर फिर क्या लगा देना? माइनस। तो बनेगी माइनस ए अपॉन बी। ये इसको ऐसे बोल देता हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ बाई, और साथ में क्या लगाना है बाहर? माइनस। इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप व्हेन द इक्वेशन ऑफ लाइन आर गिवन। जब इक्वेशन ऑफ लाइन दी जाएगी तो ऐसे आप स्लोप निकालोगे।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भाई, है ना? ये 3 फॉर्मेट बताए मैंने स्लोप निकालने के। अब स्लोप की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्यों जरूरी है? तो मैं बोलता हूँ स्लोप की जरूरत होती है लाइन की इक्वेशन लिखने में। अभी तक आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी होगी। हमेशा आपने ऐसे क्वेश्चन किए, इक्वेशन दे देता स्ट्रेट लाइन की, उसका सोल्यूशन निकालते थे। बात समझ में आ रही है क्या? और अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है तो यूनिक सोल्यूशन बनता है, ऐसे हम डील करते थे। अब 2 लाइन दे दूं मैं स्ट्रेट लाइन, दोनों का सोल्यूशन निकालने के लिए बोलूं तो एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब मैं कुछ उल्टी चीजें दूंगा आपको, यानी आपको कुछ पैरामीटर्स दूंगा और बोलूंगा इस लाइन की इक्वेशन लिखिए। अभी तक मैंने ऐसा नहीं बोला। अभी तक आपको सिर्फ इतना बोला गया था कि ये जो आपकी लाइन है इसका सॉल्यूशन निकालिए। अब मैं उस सॉल्यूशन में से कुछ पार्ट तो मैं दूंगा और उसकी इक्वेशन लिखने के लिए आपको बोलूंगा। तो ध्यान रखना, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कभी भी एक लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको एक तो स्लोप पता होनी चाहिए, एक उसका पासिंग पॉइंट पता होनी चाहिए। तो मैंने लिखा मिनिमम रिक्वायरमेंट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, फर्स्ट वी हैव टू एट लीस्ट वन पासिंग पॉइंट एंड वन स्लोप, है ना? या तो स्लोप गिवन हो, पासिंग पॉइंट, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्लोप प्लस पासिंग पॉइंट पता होगा, उस लाइन की क्वेश्चन आप लिख सकते हो। तो उसका फॉर्मेट है नेक्स्ट में। अब देखें भाई, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। अच्छा, नाम से इंडिकेट हो जाता है कि स्लोप और पॉइंट पता होगा। जब आपको कभी भी मैं ऐसा बोल देता हूँ, स्लोप गिवन में लिखा मैंने, स्लोप पता हो साथ में एक पासिंग पॉइंट पता हो, तो उस वाले केस में आप इजीली लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन की। अगेन मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। आपके पास ना एक पासिंग पॉइंट पता होगा x1 y1, और साथ में इसकी स्लोप भी दे देगा वो m। अगर स्लोप वो डायरेक्ट नहीं देगा तो वहां तक पहुंचने के तरीके दे देगा। तो मैं, और तरीकों में क्या है, एंगल मेड बाय योर स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वहां से आपकी स्लोप बन जाती है, तो वहां तक पहुंचने के तरीके देगा। जैसे ये दोनों चीजें गिवन होती है तो इस तरीके से आप लिखोगे भाई उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इस वाली स्ट्रेट लाइन की, जहां पे आप बोलोगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहां पे y1 यहां से पुट करोगे, x1 यहां से पुट करोगे, x और y एज इट इज रहेगा, इक्वेशन बनेगी तो xy में ही आती है बच्चे, और ये m की वैल्यू आप यहां से उठा लोगे, ठीक है? तो इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी कैसे हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है फाइनल क्वेश्चन में। सेकंड, 2 पॉइंट फॉर्म। अच्छा, इसमें भी नाम से इंडिकेट हुआ 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। 2 पॉइंट्स गिवन का मतलब 2 पासिंग पॉइंट्स आर गिवन। अब आपके माइंड में आएगा कि सर आपने अभी अभी बोला कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, एक आपको क्या चाहिए भाई, पासिंग पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए। अभी आपने बोला कि ये 2 पासिंग पॉइंट गिवन है, मतलब स्लोप तो है ही नहीं। पर मैंने कहा स्लोप निकालने के वेरियस मेथड होते हैं। अभी मैंने आपको 2 पॉइंट दिए हो तो स्लोप निकालना भी सिखाया था, तो उसका यूज करेंगे ना। तो मैं सिंपल यूज करूंगा y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सेम टू सेम प्रोसेस बच्चे। इसमें क्या था, एक लाइन दी थी, एक पॉइंट दिया था आपके पास a, x1 कॉमा वाई वन, बी x2 कॉमा वाई टू। अच्छा, हमें रिक्वायरमेंट तो एक ही पासिंग पॉइंट की होती है। हमारे पास अभी के लिए कितने पासिंग पॉइंट गिवन है भाई? 2 पासिंग पॉइंट। आपकी इच्छा करे कोई भी एक पासिंग पॉइंट पकड़ लो जो आपको चाहिए। तो मैंने x1 कॉमा वाई वन पासिंग पॉइंट पकड़ा, स्लोप निकाल ली। कैसे आएगी? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। ऑलरेडी मैंने पीछे बताया था पिछले स्लाइड में कि 2 पॉइंट्स गिवन हो एक लाइन के ऊपर तो उस लाइन की स्लोप हम इजिली निकाल सकते हैं। तो सेम फॉर्मेट है, देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बस m लिखने का जो तरीका था वो चेंज करके क्या आ गया भाई, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो आई थिंक ये भी तो सेम ही फॉर्मेट है, बस आपने जो m की जगह यूज किया है m का फार्मूला यूज कर लिया जिसमें 2 पॉइंट आपको गिवन थे, राइट? तो इतना आपको समझ में आया होगा 2 पॉइंट फॉर्म से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आएगा बच्चे y इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आगे आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होगा क्या क्या चीजें गिवन होंगी, यहाँ पे लिख देता हूँ। स्लोप गिवन होगी, यानी m की वैल्यू गिवन होगी, साथ में इंटरसेप्ट गिवन होगा। और ये इंटरसेप्ट जो होता है वो बाई इंटरसेप्ट होता है। कैसा होता है? बाई इंटरसेप्ट। तो एक तो आपके पास स्लोप गिवन होगी, एक आपके पास भाई बाई इंटरसेप्ट गिवन होगा। क्या होगा? बाई इंटरसेप्ट गिवन।
तो मैंने यहाँ पे लिखा एक तो स्लोप और साथ में एक वाई इंटरसेप्ट, दोनों गिवन होंगे। अगर वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि कब आपकी लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी, तो अगर वो ऐसा बोलता है ना वाई इंटरसेप्ट इज -3, इट मीन्स आपकी लाइन वाई एक्सिस को -3 पे कट करेगी। अगर -3 पे कट करोगे तो पॉइंट क्या आएगा, 0, क्या आएगा, 0, तो इसका मतलब इसके अल्टरनेट हैं। अगर बाई इंटरसेप्ट वाली फॉर्म यूज नहीं करनी है तो आप कौन सी फॉर्म यूज कर सकते हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हो, स्लोप तो कोई गिवन होगी ना। और जो बाई इंटरसेप्ट आया, तो वाई इंटरसेप्ट भी आपको एक पॉइंट, पासिंग पॉइंट दे देगा। अगर बाई इंटरसेप्ट -5 है तो 0, -5 इज द पासिंग पॉइंट, ऐसे आप एज्यूम कर सकते हो। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आपने फॉर्म ही यूज करनी है, वो उस कंसेप्ट के साथ नहीं जाना, तो याद रखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर m इज स्लोप। पता होगी आपको, अगर नहीं पता होगी तो कुछ ना कुछ तरीका दिया होगा ताकि आप m तक पहुंच पाओ। और c इज नथिंग बट c इज y इंटरसेप्ट, c इज y इंटरसेप्ट। इट मीन्स कहाँ पे आपकी जो लाइन होगी वो y एक्सिस को कट करेगी, उसी का नाम होता है बच्चे y इंटरसेप्ट। अगर आपकी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू mx, इट मीन्स c इज इक्वल टू 0, और c इज इक्वल टू 0 मतलब y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0, यानी y एक्सिस को 0 पे कट करेगी, तो वाला पॉइंट क्या आएगा बच्चे, ओरिजिन आएगा। इट मीन्स योर लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपकी जो लाइन होगी वो कहाँ से पास करेगी भाई, ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है, ओरिजिन से पास करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बताती है कि अगर मैं कभी आपको ये बोल दूं कि आपकी लाइन एक्स एक्सिस को 2,2 इंटरसेप्ट पे कट करिए, 2 इंटरसेप्ट का मतलब एक्स एक्सिस को 2 पे और बाई एक्सिस को -3 पे, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर उस वाले केस में तुम 2 पॉइंट फॉर्म से भी काम चला सकते हो। कैसे, मैंने बोला मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी रहेगी कि आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को ना 2 इंटरसेप्ट पे कट करती है और बाई एक्सिस को -3 इंटरसेप्ट पे कट करती है। तो एक्स एक्सिस को 2 इंटरसेप्ट पे कट करने का मतलब है वो वाला पॉइंट होगा 2,0, और वाई एक्सिस को -3 इंटरसेप्ट पे कट करने का मतलब है वो वाला पॉइंट होगा 0, -3। तो 2 पॉइंट तो मिल ही गए, 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके आप उसकी क्या लिख सकते हो, इक्वेशन लिख सकते हो। पर अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास एक्स इंटरसेप्ट दिया हो और साथ में वाई इंटरसेप्ट दिया हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है भाई x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इस वाले फॉर्मेट में लिखोगे, सॉल्व करोगे तो तब भी इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। हेयर a इंडिकेट्स द x इंटरसेप्ट एंड b इंडिकेट्स द y इंटरसेप्ट। पर इसका मैंने अल्टरनेट मेथड भी तुम्हें बताया कि x इंटरसेप्ट का मतलब है पॉइंट x, 0 और y इंटरसेप्ट का मतलब है पॉइंट 0, b, राइट। क्योंकि x इंटरसेप्ट का मतलब लाइन कब x एक्सिस को कट करेगी, अब जब भी x एक्सिस को कट करेगी तो उसमें आपका उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और जब वो y एक्सिस को कट करेगी तो उसमें उसका एब्सिस्सा हमेशा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 0 होगा। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, सेम चीजें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, आप इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इक्वेशन। तो ये 4 फॉर्म है जो आपको 10th लेवल के ऊपर इनके ऊपर कमांड करना है। फर्स्ट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, जहां पे एक स्लोप एक पॉइंट गिवन हो। सेकंड इज 2 पॉइंट फॉर्म, जहां पे 2 पासिंग पॉइंट गिवन हो। थर्ड इज आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे स्लोप पता हो, इंटरसेप्ट बाय इंटरसेप्ट पता हो, ठीक है। फोर्थ इज इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे दोनों के दोनों इंटरसेप्ट आपको पता हो। तो ये 4 फॉर्म के ऊपर बच्चे आपको कमांड करनी पड़ेगी ताकि आपके धीरे धीरे से क्वेश्चन बन जाएं। और इसके अलावा ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस, कि अगर दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप का क्या रिलेशन होता है, और दोनों की दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का क्या रिलेशन होता है। तो ये भी बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मेरे को बताओ, स्लोप पैरेलल लाइंस की तो सेम ही रहेगी, है ना, tan थीटा तो निकालना है, सेम ही तो रहेगा। या तो सीधा बोलो स्लोप का क्या मतलब था कि ऐसे ना करके उसको ऐसे। अब स्लोप अगर ये इस लाइन की ले लूँ, इससे नीचे वाली लाइन की ले लूँ, स्लोप का मतलब बॉल की स्पीड तो दोनों ही स्लाइड्स में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं बोलता हूँ अगर लाइंस आपकी हैं पैरेलल, मानो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इसको मैं L1 लाइन बोलता हूँ, इस वाले को L2 लाइन बोलता हूँ। अब मैं बोल देता हूँ यहाँ पे बॉल रखो, किस स्पीड से नीचे आएगा, यहाँ पे बॉल रखो तब भी सेम स्पीड से नीचे आएगा। अगर स्पीड सेम रहेगी मतलब दोनों की स्लोप क्या है, सेम है। तो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस बोथ स्लोप आर इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी स्लोप अगर m1 है, इसकी स्लोप अगर m2 है, तो दोनों की स्लोप क्या है कि बच्चे एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो लिखा है मैंने स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट m1 इज इक्वल टू m2।
दोनों की स्लोप क्या आएगी, सेम। और अगर मैं बात करूं आपकी परपेंडिकुलर लाइंस की, ये इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ पे इसका प्रूफ है, ये क्लास 11th में आप पढ़ लेना। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस में क्या है कि लाइंस हैं दोनों, दोनों की दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इसको मैंने L1 लाइन बोला, दिस इज योर L2 लाइन, और बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो अगर L1 L2 लाइंस इसको एज्यूम कर लिया, तो L1 का स्लोप है उसको मैं M1 बोलता हूँ, L2 का स्लोप है उसको क्या बोल देता हूँ, M2। तो ये बात श्योर है 101%, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। ये आपको याद करना है। और इससे भी खूबसूरत जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ से निकल के आता है, वो ये आता है कि M1 इज इक्वल टू -1 अपॉन M2, और वी कैन से दैट M2 इज इक्वल टू -1 अपॉन M1। तो ये दो रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, हो जाएंगे याद। और इसका यूज भी करना मैं बताऊंगा तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस का जो ये रिलेशन है, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको डायरेक्ट यूज करना है क्वेश्चन में, ये भी सीखेंगे ना। तो अभी के लिए मैं ये मानूं कि आपका ना 30% जो सिलेबस है वो बच्चे कंप्लीट हो गया, राइट। इसके बाद क्वेश्चन राउंड है आपका। 30% सिलेबस का मतलब 30% काम अभी तक हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने थ्योरी रिलेटेड टू योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर ली है। अब 30 को 70 करने वाला जो लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, जहाँ पे हम MCQs में यही जो थ्योरी है किस तरीके से हम वहाँ पे पुट करेंगे, किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपका 32 लेवल अप करेगा बच्चे 70 के साथ। 30-70 लेवल अप इकट्ठा करेंगे तभी आपका 100% लेवल बनेगा, राइट। और उसमें भी 100% बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको खुद से आपको मेहनत करके ना बहुत सारे MCQs बनाने पड़ेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी आफ्टर प्रैक्टिस, उसमें टाइम टेकिंग भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी आप बहुत पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस के साथ जाओगे। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अच्छा रिजल्ट ला पाओगे, राइट। तो जो भी हमने किया आई होप आप आपको समझ में आया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और मेरे को लगता है कुछ नई चीज़ें भी आपने सीखी होंगी। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को आप देख सकते हो। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो एक बार आप बोलना कमेंट में, तो उसके ऊपर नहीं होगा तो मैं और किसी और तरीके से ईजी वे में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ MCQs आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई थिंक 22 या 23 MCQs हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो जब भी आओगे तो पेन पेपर के साथ आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।